नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल लिसनर्स बुक क्लब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने शुरू की है गुनाहों के देवता बुक सीरीज़ और ये इसका भाग 7 है। अगर आगे के 6 भाग आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे सुन सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं, फिर खो जाते हैं सुधा और चंदर की इस खूबसूरत और पवित्र प्रेम कहानी में और देखते हैं सुधा की शादी के बाद सुधा और चंदर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। चंदर के दिन कैसे कट रहे थे ये वही जानता था, लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वो रोज़ शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला आता था। सुधा के बिना चंदर का एक क्षण भी कटना मुश्किल था, इसीलिए बिनती उसकी ज़रूरत बन गई थी। वो जब तक बिनती से सुधा की बातें नहीं कर लेता था तब तक जैसे वह बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे ये नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा सुधा उसकी सांसों से भी ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था वो एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वो सुधा को ढूंढता था और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों की चाह में दुबकाए रहा जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। जैसे ही सुधा का कोई खत आता तो चंदर उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वो रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाह में कुछ विश्राम कर फिर वो आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। एक ऐसी ही सुबह थी जब चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वो थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूँ हुई कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयस को संबोधित किया है। चंदर ने अपना शैली किट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस फिर क्या था, चंदर शैली की कविता को भूलकर सुधा की शरारत से भरी शोक आंखों में खो गया। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की ये पूरी ये अलगाव सभी कुछ झूठ हैं।
सच तो वो सुनहरे दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। एक दिन सुधा का खत आता है। चंदर उसे लेकर बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टांग रही थी। चंदर उसे देखते ही बोला, ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत। लाओ, मिठाई खिलाओ। बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। बिनती बोली, हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। चंदर बोला, अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी। चंदर ने हंसकर कहा। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे पर फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है आज। क्या? चंदर ने पूछा। बिनती बोली, फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बात प्रेम की है। चंदर ने पूछा, गिलहरी को ये रोग कब से? चंदर ने हंसकर फिर पूछा, अपनी माँ-जी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देगी तुझे। बिनती बोली, अब क्या करे, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो। चंदर ने पूछा, आखिर कौन है वो अभागा, ज़रा नाम तो सुने। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसते हुए कहा। चंदर ने पूछा, ये सब कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। बिनती बोली, अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। बात ये हुई कि पहले जब हम दीदी के साथ पढ़ते थे तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। जब से दीदी शादी करके यहाँ से चली गई और हम अकेले पढ़ने लगे, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते हैं। मास्टर साहब वैसे तो अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, लेकिन ये फितूर न जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। बिनती फिर बोली, अभी कल आए। उनके हाथ में एक मोटी सी कॉपी थी जिसमें उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। चंदर बोला, लाओ वो संग्रह हमें दे दो और बिसरिया से कह देना वो चंदर के हाथ पड़ गया, कल सुबह तुम्हें मज़ा दिखलाएंगे। चंदर ने बिनती को छेड़ते हुए पूछा, तुम्हारा तो कुछ चुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें मत कोसना। बिनती झेप गई और बोली, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले। दूसरे दिन जब चंदर पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी, क्योंकि बिनती ने उसे बता दिया था कि उनकी बिनती नामक कविता का संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही बिसरिया बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने निर्दोष के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? चंदर बोला, हाँ देखा है, ज़रा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबनी सी लगी। वो कांपती हुई आवाज़ में मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। चंदर बोला, बिनती तुम जाओ। बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, ये बिनती नाम के क्या माने हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। बिसरिया गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में टाई कैप पहनता था। बिसरिया टाई ठीक कर बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको ये गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तव में बात तो ये है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, ख़ास तौर में उसमें बिनती
यानी कि प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने ये संग्रह तो बहुत पहले ही तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। चंदर मुस्कुराया और फिर मन ही मन बोला, बिसरिया है तो बहुत चालाक। चंदर फिर बोला, तो ये संग्रह किसी लड़की के नाम पर नहीं है? बिसरिया बोला, बिल्कुल नहीं। चंदर ने फिर पूछा, और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं है? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? चंदर बोला, छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ। माफ़ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया खुशी से फूल उठा। उसे लगा कि चंदर को उसकी बात पर भरोसा आ गया। फिर चंदर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था। आज से उठ गया। अगर तुम बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, ये मैं विश्वास नहीं कर पाता। मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती ये जानकर कि ये कविताएं तुमने बिनती पर लिखी है, उसकी प्रेरणा से लिखी है। बिसरिया अब चंदर के जाल में फंस चुका था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच रहा था, चंदर का मन कितना विशाल है, ये उसे कभी नहीं मालूम था। यहाँ तो कुछ छिपाने की ज़रूरत ही नहीं। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए? बिसरिया अब चंदर के जाल में अच्छी तरह फंस चुका था। बिसरिया बोला, कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसना, दांते की बियत्रिस, किट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो वो बिनती है। इतना डूब गया मैं बिनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों न बिनती रखूं। चंदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बिसरिया की टांग खींचते हुए बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर डॉक्टर शुक्ला को ये मालूम हुआ तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तब हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे और न ही बिनती। बिसरिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर तक अपना सिर खुजलाने के बाद फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? फिर हम क्या नाम रखें? चंदर बड़ी गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर बिसरिया की टांग खींचते हुए बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला। हाँ, गडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। बिनती दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। बिनती से अब और नहीं रहा गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर दोनों की ओर आंखें फाड़े देखता रहा। उसके बाद वो ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। बिसरिया गुस्से से बोला, मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? और गुस्से में वहाँ से जाने लगा। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। चंदर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था।
बिसरिया गुस्से में बिनती से बोला, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चंदर बिसरिया का मजाक उड़ाते हुए बोला, तो फिर मुंह फेर कर पढ़ा लीजिएगा। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। चंदर ने कहा, बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते। चंदर और बिनती की हंसी बहुत देर तक कमरे में गूंजती रही और इस तरह सुधा के जाने के बाद घर में पहली बार बिनती और चंदर का हास्य गूंज उठा और घर के नीरस शोकमग्न वातावरण में फिर से एक जिंदगी की लहर दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, बिनती और चंदर की ये अटखेलियाँ आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें और कम से कम किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे और इस खूबसूरत कहानी को आगे बढ़ाएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी एपिसोड्स और भी बुक्स आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।